हेलो जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल है सभी के। तो नेट का पेपर हो चुका है। नेट का एग्ज़ाम कैसा हुआ आप सबका, ये भी कमेंट करके बताइए। और अब से जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा नेट का, उसके लिए प्रॉपर नेट ओरिएंटेड बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज उसकी फ़र्स्ट क्लास है जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे, परेटो ऑप्टिमैलिटी, जनरल वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो नेट का एग्ज़ाम जिन जिन ने दिया है, अपने पॉइंट्स आप शेयर कर लीजिए। क्वेश्चंस कैसे आपको लगे, एग्ज़ाम कैसा लगा, और क्या चांसेस आपको लग रहे हैं इस एग्ज़ाम के लेकर कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो चलिए, तो आज फर्स्ट क्लास है आपकी नेट ओरिएंटेड दिसंबर 2023 बैच के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेलफेयर इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक बार नेट का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। नेट JRF 2023 बैच जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अब इसकी क्लासेस भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे मिलेंगी। ऑफलाइन बैच तो हमारा स्टार्ट हो चुका है कल से ही, और ऑनलाइन बैच हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन में सिलेबस हम देख लेते हैं, बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने दिया है और अभी खुद से सेल्फ पढ़ के गए थे। तो उनको तो ऐसा लगा भाई इकोनॉमिक्स छोड़ के ये तो साइकोलॉजी से क्वेश्चन आने लगे। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन हमेशा इको है तो इको से ही आएंगे। बट हाँ, अभी आपका फर्स्ट टाइम है, आपने टॉपिक्स वो अपने मास्टर्स में पढ़े तो, बट ऑप्शनल होता है तो नहीं लिए, क्योंकि हम मास्टर्स में ऐसे ही करते हैं भाई, इजी सब्जेक्ट लेते हैं हमारी परसेंटेज अच्छी बन जाए। तो बट कोई बात नहीं, अब तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आप ऑप्शनल कुछ लो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आज मैं आपको सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगी। बिकॉज जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, या स्टार्ट कर रहे हो, श्री गणेश कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता है तो मतलब आधी परसेंट तैयारी, 50% आपने जो कोर्स है वो कर लिया। मेरी बात आप गार्ड मान लो ये। ठीक है जी। जब आपको टिप्स पे हर एक पॉइंट पता होगा तो इट मीन्स आपने 50% तैयारी तो अपनी वहीं कर रखी है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी एग्जाम में, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका भी एक लॉजिक है, ऐसे हवा में नहीं बोल रही। इसका लॉजिक ये है, देखो जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको यही नहीं समझ आता भाई ये टॉपिक कौन सा है, ये मैंने कहाँ पढ़ा था। अब जब आपको सिलेबस पता होगा तो आपको ये तो होगा ना, यार ये तो मैंने माइक्रो में पढ़ा था, ये मैक्रो में पढ़ा था, ये मनी बैंकिंग में पढ़ा था। तो इमिजिएटली आपका माइंड रिस्पॉन्स करेगा, भाई इसके अंदर हमने ये टॉपिक्स पढ़े थे। तो जब आपको टॉपिक्स याद आ जाएंगे तो आप उसके अंदर से अंदर की जो उसकी डिटेल जो आपने पढ़ा था वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। तो बहुत जल्दी आप अपना आंसर सही करोगे। हाँ जी। हिंदी में नोट्स नहीं हिंदी में नोट्स होता है जी, मिस लक्ष्मी जी, हिंदी में नोट्स है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स है, बट जो क्लास है वो बायलिंगुअल चलती है जी। जैसे मैं करा रही हूँ आपको वैसे ही क्लास चलेगी। ठीक है जी लक्ष्मी जी। और बताइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, पहले आप ये देख लीजिए। एक आपको करना है कंज्यूमर थ्योरी, जिसमें आप पढ़ते हो डिमांड फंक्शन, यूटिलिटी, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर सरप्लस, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ EMU। ठीक है जी। सेकंड, प्रोड्यूसर थ्योरी, इसके अंदर आप और लिख लीजिए एक पार्ट, PCC, ICC, एंजल कर्व, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। चलिए, प्रोड्यूसर थ्योरी में हमारे पास आएगा PPC, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई फंक्शन,
आइसो कोस्टलाइन, आइसो क्वांट, यहाँ पे हम पढ़ते हैं आइसो आईसी जो हमने कल नहीं परसों देखा था, और ये है बजट लाइन जिसे प्राइस लाइन भी बोला जाता है। चलिए जी, आइसो क्वांट प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, जैसे वहाँ पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। और रिज लाइन प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस आउटपुट इफेक्ट। प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन पाथ आइसोलाइन प्रोड्यूसर सरप्लस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वीपी जिसमें हम टीपी एपी एमपी टीआर एआर एमआर टीसी एसी एमसी मीन्स कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट तीनों की बात करेंगे। देखिए जी लक्ष्मी जी, इंग्लिश में पूरा समझ आता है, आई डू एग्री, क्योंकि प्रॉब्लम होती है, बट एक चीज़ आपके लिए जो हिंदी वाले प्रॉपर हिंदी वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए एक स्पेशल यही चीज़ है मेरे पास, क्योंकि देखो जो भी टॉपिक आप कर रहे हो वो इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं लिखती हूँ और हम हिंदी में ही उसे समझाते हैं, या थोड़ी बहुत इंग्लिश होती है तो बट उसका हिंदी वर्जन भी आता है बोलने में। बट ये चीज़ आपके साथ एक प्लस पॉइंट आप लोग भी एफर्ट कर सकते हो कि आपके पास जो नोट्स आएंगे, जो यहाँ से हमारे नोट्स आपके पास जाएंगे, तो जो टॉपिक हम यहाँ करेंगे वो एज इट इज़ आपके नोट्स में है, तो आप उन्हें अपने नोट्स के साथ कंपेयर करके कर सकते हो, अगर आपको यही मुझसे ही पढ़ना है तो। ठीक है जी, तो ये हमने चीज़ की हुई है, बिकॉज देखो सारे टॉपिक्स हमने जो यहाँ पे इंग्लिश वाले में होंगे वो सब हिंदी में भी हैं। ठीक है, एक्सेप्ट मैथमेटिकल पार्ट, इकोनोमेट्रिक्स पार्ट, ठीक है जी, वो नहीं है हिंदी में, और बाकी सब आपको हिंदी में मिल रहा है, तो आप उसे अपने नोट से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है जी लक्ष्मी जी। चलिए नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं मार्केट्स। मार्केट्स में है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिओपोली, गेम थ्योरी। ठीक है जी, ये हम पढ़ते हैं मार्केट्स में। इसके बाद आता है हमारे पास फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ रेंट। देखिए अब ना आपके सिलेबस में थ्योरी ऑफ एसच थ्योरी मेंशन नहीं है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस, बट एग्जाम में ना एक दो क्वेश्चन कई बार देखने को आ रहे हैं। इस बार तो नहीं था कोई भी क्वेश्चन, बट हाँ पिछली टाइम नेट में और उससे लास्ट टाइम भी नेट में वो क्वेश्चन देखने को था, तो इस बार हम वो थ्योरी भी करेंगे, थ्योरी ऑफ रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है वीएमपी एमआरपी, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक है फैक्टर प्राइसिंग में। जल्दी से ये सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए, जो लोग जिन्हें अभी डिटेल में ये सिलेबस नहीं पता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अपने पास है, देखिए जितनी भी अभी तक हमने ये पढ़ी ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब हम इकोनॉमी के अंदर एक वेरिएबल का दूसरे से इफेक्ट लेते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है वो सारा का सारा आपका
ये मान के चलता है डायनामिज्म, और जो ये बताता है व्हाट शुड बी। एक चीज़ और, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बट जो ये वाला पार्ट है दैट इज बेस्ड अपॉन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये बताता है व्हाट इट इज एक्चुअल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जनरल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जैसा वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कह सकते हो। इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये हमें एक एक्चुअल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी नहीं बताता। ये पूरी की पूरी वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमें बताती है क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी एंड व्हाट ऑट टू बी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं परेटो ऑप्टिमैलिटी। इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, फिर हम देखते हैं कंपनसेशन प्रिंसिपल विच वॉज गिवन बाय कैल्डर एंड हिक्स। कैल्डर एंड हिक्स क्राइटेरिया भी आप बोल सकते हो। एंड इसी के अंदर ही हम देखते हैं डबल क्राइटेरिया। ये बहुत बार नेट में क्वेश्चन आया है, विच वॉज गिवन बाय स्किटोविस्की। सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये लास्ट टाइम भी नेट में क्वेश्चन था, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल सोशल वेलफेयर फंक्शन वाज गिवन बाय हुम, बैंथन एंड पिगू, एंड मॉडर्न वाला किसने दिया है, सिमल्सन। ठीक है जी, तो ये नेम बहुत बार आए हैं इसके बारे में। नेक्स्ट इज ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, GUPC, पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस, जिसे हम ब्लिस पॉइंट भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, मतलब इस टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं माइक्रो के, तो इसीलिए मैंने सोचा आज इसे ही कराते हैं। थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, थ्योरी ऑफ सोशल चॉइस, इसे हम एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम भी कहते हैं। एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। एंड नेक्स्ट जो ये पार्ट अब हम करने जा रहे हैं इसके अंदर, ये जो पार्ट है वो आपका इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में भी आता है और वो आपका पब्लिक फाइनेंस में भी आता है। मार्केट फेलियर, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मॉरल हजार्ड,
प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, कोर्स थ्योरम, ये इस बार नेट में भी क्वेश्चन था कोर्स थ्योरम का, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटीज पे भी इस बार क्वेश्चन था। हाँ जी, तो ये है पूरा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इस सिलेबस के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट? चलिए, तो ऐसे ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखते हैं फटाफट से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले हमें नेशनल इनकम देखना है, फिर क्लासिकल एंड केन्स थ्योरी, ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, theories of demand for money, business cycle, ISLM, balance of payment, new classical and Keynesian school, and Retex, Lucas, critique। ठीक है जी। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। अर्लियर इट वाज, बट रिसेंटली इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक या दो, ठीक है, विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ISLM मॉडल। ISLM जो मॉडल है वो क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है, बट जब हम इसके अंदर ISLM BP
मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इंक्लूड कर देते हैं, तो ये ओपन इकोनॉमी मॉडल बन जाता है, जिसे हम नाम देते हैं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। ठीक है, तो अब इस बार जब हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रिपरेशन, तो उसमें हम ये टॉपिक भी कवर करेंगे, बिकॉज मैं कोई भी जो मेरे साथ ऑलरेडी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हमारे बैच में, तो उन्हें पता है मैं 1% का रिस्क लेकर नहीं चलती। ठीक है जी, तो जो जो भी टॉपिक प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं बट नॉट इन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हम उसे भी कवर करेंगे इस बार, हम कोई रिस्क नहीं लेके चलेंगे। ठीक है जी, क्योंकि लेवल डे बाय डे एग्ज़ाम का बढ़ता ही जा रहा है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी ब्रजेश जी। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब आप इस सिलेबस को और थोड़े सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो जो थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी है ना, वो आपको मैक्रो में भी गिवन है और वो मनी एंड बैंकिंग में भी हम करते हैं। टोटल 5 थ्योरीज हैं ये, तो दो सारी की सारी यहाँ भी पढ़ी जाती हैं, वहाँ भी पढ़ी जाती हैं, तो सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और एक चीज़ और, मैक्रो, आईटी, मनी बैंकिंग तीनों हमेशा एक साथ ही पढ़ी जाती हैं, बिकॉज यहाँ पे आप बात करो बीओपी, बीओपी हम मैक्रो में भी पढ़ते हैं, बट ये इंटरनेशनल का भी पार्ट है। ठीक है जी, तो इसीलिए ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अगर हम वहीं देखें मनी एंड बैंकिंग का सिलेबस, तो इसमें हम डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी में इस बार एग्जाम में क्वेश्चन था मॉनेटरी बेस किसे कहा जाता है, तो मॉनेटरी बेस नेट का ही ये क्वेश्चन इस बार का मैं आपको बता रही हूँ, विच इज़ करेक्ट फॉर्मूला रिगार्डिंग मॉनेटरी बेस। तो आपको ऑप्शन था C+RR, C+DD एंड C+DD+TD, और एक और ऑप्शन था जिसमें से मॉनेटरी बेस पूछा गया था। तो मॉनेटरी बेस हाई पावर्ड मनी का ही दूसरा नाम है, विच इज़ C+RR। हाँ जी ब्रजेश जी, ओके जी, योर क्लास वॉज वेरी यूजफुल फॉर पीजीटी इकोनॉमिक्स, थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। इसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर, बैंक्स में हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। इनका ना देखो एक और सिस्टम है इसको पढ़ने का, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल मार्केट विच कंसिस्ट ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देखिए जब भी आप ये वाला पोर्शन पढ़ोगे ना, ये आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करेगा, क्योंकि जब आप बैंक्स पढ़ोगे तो जो भी कमेटीज, रिफॉर्म्स, प्रोग्राम जो भी बनाए गए, किस बैंक से रिलेटेड है, क्या इसके अंदर बातें बोली गई, किस कमेटी ने इसे बनाया था, तो ये चीज़ें बहुत आती हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, मतलब मैं तो यही कहूँगी पूरी मनी बैंकिंग ऐसे है जो आप थ्योरेटिक स्टैटिक पार्ट भी पढ़ते हो और वो कंटेम्प्रेरी भी आता है। ठीक है जी, थैंक यू ब्रजेश जी। चलिए, तो ये जो पार्ट है वो आपका इंडियन इकोनॉमी में भी कवर करेगा, और ये पार्ट को अगर आप जब स्टैटिक पढ़ने लगोगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना साथ साथ इसका कंटेम्प्रेरी भी देखते रहो, क्योंकि जब आप इसका करंट पढ़ते रहोगे ना तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, रादर देन कि आप एग्ज़ाम टाइम में एंड में देखो ये कमेटी किसकी थी, वो कमेटी किसकी थी, तो भाई भूलोगे ही सही। तो साथ साथ उन चीज़ों को अपने नोट्स बनाते रहो तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले थ्योरीज ऑफ आईटी। अब ये जो थ्योरीज ऑफ आईटी है ना, ये कुछ पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। फिर हमारे पास आती है न्यू क्लासिकल थ्योरी विच वॉज ऑफ हैबरलर। फिर हमारे पास आती है मॉडर्न थ्योरीज, और इसमें हम ये भी पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। मॉडर्न थ्योरी, हेक्स्टर-रोलिन थ्योरी, इसी का क्रिटिसिज्म है लियोन्टिफ पैराडॉक्स। इसके बाद आती है स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम।
जिसे हम नाम देते हैं फैक्टर प्राइस इक्विलेशन थ्योरम। फिर हमारे पास आता है मेट्जलर पैराडॉक्स, स्टॉपलर सिमिल्सन थ्योरम, एंड लास्ट लर्नर सिमेट्री थ्योरी। ये सब आपके नोट्स में है, तो घबराइए मत, देख के डरिए मत कि भाई इतना सारा कुछ करना है। जब आप करने लगोगे ना, ये इतना सारा कुछ भी आपको बहुत थोड़ा लगेगा। हाँ जी, क्लासेस कब से हैं? क्लासेस देखो आज से तो नेट का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों ही नेट का बैच आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। और ये आपकी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं, इससे फैमिलियर होते हैं, उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद हमारे पास आती है न्यू ट्रेड थ्योरीज। न्यू ट्रेड थ्योरीज में हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल, प्रोडक्ट साइकिल मॉडल, तो ये है हमारे पास टोटल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है जी। इससे अलावा कोई भी और थ्योरी नहीं है जो आपको करनी है या नहीं करनी या क्या है। चलिए, इसके बाद हमारे पास है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एंड इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। अनदर इज टर्म्स ऑफ ट्रेड, टैरिफ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बहुत ही फेमस है भाई ये टॉपिक, बहुत बार इसमें आता है। थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन, एंड नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। पीजीटी इकोनॉमिक्स का तो बैच चल रहा है देव, अभी लास्ट मंथ ही बैच स्टार्ट हुआ था पीजीटी इकोनॉमिक्स का, तो वो चल रहा है, वो प्रॉपर पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए है। और अब ये जो बैच चल रहा है ये प्रॉपर नेट इकोनॉमिक्स का है, ठीक है जी। जल्दी से सिलेबस में आपको कोई डाउट इंटरनेशनल में कुछ चीज़ें, डरना नहीं है टॉपिक्स को देख के, ये सिर्फ अलग अलग टॉपिक्स मैंने आपको डिफाइन करे हैं। जो आपका सिलेबस है उसमें इतने डिटेल में ये टॉपिक्स नहीं लिखे हुए, उन्होंने मेन टॉपिक्स हाईलाइट किए हुए हैं, बट इसके अंदर जो टॉपिक्स हमने करने हैं वो ये, इसके अंदर भी एक दो चीज़ें हैं जो अभी मैंने नहीं लिखी, बट जब हम करेंगे उसे तब साथ साथ ये कवर हो जाएंगी। और आपके नोट्स में जो यहाँ से आपको नोट्स मिलते हैं उसमें ये सब टॉपिक्स हैं। टोटल 4 वॉल्यूम्स हैं और उसके अंदर सारी की सारी आपकी यूनिट्स हैं, और एक 5th वॉल्यूम जो अब बन रही है वो है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है जी। पीजीटी और नेट में अबाउट टू सेम और डिफरेंट। देखिए, पीजीटी और नेट में जो डिफरेंस है ना वो यही है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप नेट का पेपर उठा के देख लो, तो नेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना वो टोटली डिफरेंट है। पीजीटी के अंदर अभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आने लग गए हैं, बट नेट में अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे। नेट का लेवल थोड़ा, क्वेश्चंस पूछने का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। नेट के अंदर अब 2 तो अनसीन पैसेज आने लग गए, ठीक है जी। दूसरा, नेट के अंदर अब जो टॉपिक्स हैं वो हायर लेवल से ज़्यादा आ रहे हैं, रादर देन ये डिमांड सप्लाई और ये सब चीज़ों से। अब इन से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डीएमयू, इससे क्वेश्चन अभी भी नहीं आ रहे हैं नेट में, बट ये बीजीटी में आ रहे हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेट में, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, इसीलिए इन टॉपिक्स को पढ़ना अलग अलग इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब पहले हम यही कहते थे नेट और बीजीटी का लेवल सेम है, तो इसलिए हम दोनों को साथ साथ करते थे, बट अब जब इस बार का एग्ज़ाम देखे तो भाई
बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। डीएसएसबी का आप उठा के देखो एग्ज़ाम, आप केवीएस का उठा के देखो, नेट का एग्ज़ाम उठा के देखो, प्रीवियस ईयर आपके पास होंगे अब, क्योंकि तो डीएसएसबी का भी आ गया है, ठीक है, लिंक ओपन करने का। तो उसमें क्या हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, या तो ये आ जाएगा 1 और 2 आर करेक्ट। अगर आपको पता है, कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो आप इजीली उसे टिक कर सकते हो। पर्सनली मुझे इस बार डीएसएसबी का लेवल बहुत ही मतलब मॉडरेट सा और इजी सा ही लगा। मुझे ये नहीं लगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा वो हुआ उसके अंदर। बट हाँ, लास्ट टाइम जो डीएसएसबी का लेवल था वो बहुत नेट के लेवल का था, क्योंकि उन्होंने मैथ्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था, और इस बार ऐसा कुछ नहीं था। तो हम ना इस चीज़ को इतना नहीं वो कर सकते कि भाई हाँ ये होगा वो होगा। हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हमने ये पेपर सेट नहीं किया। हम तो एक आइडिया ही लगा सकते हैं ना। तो अब जिस हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर, तो उसके लिए अब रिक्वायरमेंट है कि हमें इसको अब अलग तरीके से नेट को पढ़ना मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि नेट पिछले 2-3 बारी से अपना पैटर्न बिल्कुल अलग कर चुका है, ठीक है। उससे पहले जो लेवल आता था वो दोनों का बराबर, हाँ हम सेम पढ़ लेते थे, हो जाता था। बट नाउ दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि आप अब दिसंबर वाले के लिए अपने अलग तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करो, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं, सारा का सारा मॉडर्न पार्ट इन्होंने इंक्लूड किया है, न्यू ट्रेड का पार्ट आ गया है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो ये वाली थ्योरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं रादर देन ये। अब ये वाला पार्ट जो है ये डीएसएसबी में ज़्यादा पूछा जाता है, या नेट में ये वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम उस हिसाब से अब तैयारी करेंगे ना। हमारा मेन फोकस एरिया विल बी ऑन नेट इन दिस बैच ओनली, और जो हमारा पीजीटी का बैच चल रहा है उसमें फोकस एरिया विल बी ऑन पीजीटी ओनली। क्लियर है सभी को? चलिए, अब आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में जो पहले मैंने सोचा था कि माइक्रो स्टार्ट करते हैं, बट माइक्रो स्टार्ट करने से पहले एक पूरी पिक्चर क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। चलिए, तो ये था इंटरनेशनल ट्रेड की बात। और लास्ट टाइम हमने जो चीज़ की कि इंडियन इकॉनमी को हम पीडी से कर रहे थे, दिस टाइम हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इंडियन इकॉनमी के लिए आपकी एक 5th वॉल्यूम तैयार हो रही है, और विद इन 15-20 डेज़ आपको वो 5th वॉल्यूम मिल जाएगी, जिसमें आपको इंडियन इकॉनमी का सारा जो स्टैटिक पार्ट है और अभी तक का जो कंटेम्प्रेरी पार्ट है वो मिलेगा। अब ये प्रॉपर नोट्स बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि इंडियन इकॉनमी से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लाइक कमेटीज़, प्रोग्राम, स्कीम। तो ये सब चीज़ों के लिए अब स्टैटिक पार्ट बन रहा है, ठीक है जी। तो अब आपके पास टोटल 5 वॉल्यूम्स होंगी इको की, और 15-20 डेज़ में आपको, मतलब विद इन दिस मंथ जुलाई में आपको वो 5th वॉल्यूम मिल जाएगी। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास आता है स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। चलिए, स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मींस मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। क्लियर? फिर है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इंडेक्स नंबर। अब देखो, ये टाइम सीरीज वाला पार्ट है। टाइम सीरीज वाला पार्ट ना इकोनोमेट्रिक्स में भी है और स्टैट्स में भी है। वो इकोनोमेट्रिक्स में फोरकास्टिंग एंड टाइम सीरीज है, बट इसमें भी टाइम सीरीज है, तो वो यहाँ पे भी हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम ट्रेंड इक्वेशन या ट्रेंड कर्व पढ़ते हैं। जिसको भी मैं ऐसे बॉक्स में बना रही हूँ ना, इट मीन्स वो टॉपिक अब न्यू है, जो अब एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, बट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद अपने पास है प्रोबेबिलिटी
एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट TFZ का स्क्वायर अनोवा। अब इसी में ही उन्होंने इकोनोमेट्रिक्स डाली हुई है जिसमें हम पढ़ेंगे OLS, CLRM, GLS, MLE। नेक्स्ट, वॉयलेशन ऑफ OLS जिसे हम बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन एंड हेटेरोसिटी, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल एंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में ही हम रैंक एंड ऑर्डर कंडीशन पढ़ते हैं, उसी से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद अपने पास है फोरकास्टिंग एंड टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये है आपका in a class in a week PGT इकोनॉमिक्स ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। ठीक है जी, मतलब आप कह रहे हो कि वीक में एक दिन हम ऐसा रखें जिसमें हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करें। देखिए, बेस्ट बुक्स मैं आपको फिर वही कहूँगी, बुक्स के लिए मैं नहीं आपको सजेस्ट करती कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर के लिए, मतलब आप कोई भी मॉक बुक लो मॉक टेस्ट के लिए। मैं सजेस्ट यही करूँगी आप ऑनलाइन लो। पता है क्या है, या तो आप ऑनलाइन पेपर निकाल लो कहीं से भी, या कहीं से भी आप परचेज़ कर लो ऑनलाइन पेपर। मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहाँ से ले रहे हो, क्या ले रहे हो। ऑथेंटिक होना चाहिए बस, वो एक्चुअल प्रीवियस ईयर होना चाहिए, चाहे आप उनकी साइट से लो, चाहे किसी उससे लो, जो पोर्टल वगैरह हैं जहाँ से भी लो। मैं कभी इस चीज़ में वो नहीं करती, बट हाँ मैं यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ बाय समथिंग विच इज़ ऑथेंटिक इन नेचर। क्योंकि देखो, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रिपरेशन का। मॉक टेस्ट लगाओगे और गलत आंसर पे टिक कर लिया और ऑप्शन भी गलत पीछे दिया हुआ है, आपका पढ़ा हुआ सारा पानी में चला जाएगा, तो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ ना ये तो। और ये पुराना तरीका हो गया कि बुक से लगाओ, क्योंकि अब देखो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही पेपर आप डाउनलोड करो, चाहे आप अपने लैपटॉप पे ही डाउनलोड PDF कर लो। उससे क्या होगा, PDF को जब कंप्यूटर पे पढ़ोगे तो आपकी आइज़ टू कंप्यूटर का जो कनेक्शन होगा ना वो बढ़ेगा, तो आपको एग्ज़ाम में भी इतना, क्योंकि बच्चों को पता है क्या मेन प्रॉब्लम आता है कि भाई स्क्रीन टाइम नहीं है हमारे पास, इतना हम देख नहीं सकते, इतनी देर हमारा फोकस नहीं लगता, यहाँ से पढ़ के हमारे माइंड में वो चीज़ डिकोड नहीं होती। तो ये चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी, तो आप रादर देन किसी बुक को लो, मैं नहीं सजेस्ट करती, क्योंकि चाहे आप कोई भी बुक उठा के देख लो, गलतियां हर किसी में, ह्यूमन नेचर है भाई, गलतियां तो हर इंसान से होती है ना, तो वो भी जो टाइप कर रहा है वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग ही है। तो इसलिए नहीं, कोई बुक नहीं, आप प्रीवियस ईयर्स उठाइए, ऑनलाइन लीजिए, कहीं से मर्जी अपना डाटा लो, ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए, पेपर भी और आंसर कीज भी, उसमें आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। इस बार तो DSSB में भी बहुत सारी आंसर जो अब इन्होंने दिया हैं गलतियां हैं, बट क्या करें, ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप बस अपने ऊपर फोकस रखिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, और ये चीज़ एनालाइज भी करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो ये अपना स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स का है सिलेबस। इसके बाद आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ये सिलेबस ना आप लोग मतलब लर्न कर लेना, मतलब मैं इसलिए ये चीज़ कह रही हूँ क्योंकि जब आपको सिलेबस टिप्स पे होगा ना, नेट का हो चाहे PGT का हो, जो भी आप कर रहे हो, टिप्स पे इसलिए होना चाहिए कि आधी से ज़्यादा तैयारी तो आपकी मतलब तभी हो गई, आधी तैयारी तो आप मान के ही रखो, ज़्यादा फिर भी हो सकती है जब आपको टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, सेट थ्योरी, फंक्शन एंड रिलेशन, matrices and determinants। डन, ये है आपका सिलेबस
मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। इससे ज़्यादा नहीं मैं सजेस्ट करूँगी आपको करो, ठीक है, क्योंकि इतना ही मोर देन इनफ है। इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। इस बार भी आप नेट का पेपर उठा के देखो तो आपको फंक्शन और रिलेशन से एक पूरा क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग वाला। कर्व्स दी हुई थी और आपको फंक्शन दिया हुआ था जो कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन मैक्सिमा मिनिमा का था, तो रिलेट करके आता है, ठीक है जी। इसके बाद अपने पास है पॉपुलेशन, जिसे आप डेमोग्राफी एंड एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स कहते हो। अब इसमें क्या है, पॉपुलेशन और डेमोग्राफी में थ्योरीज हैं। सबसे पहले तो थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, अब वो कौन कौन सी थ्योरी हैं देख लो आप। बेकर थ्योरी, माल्थस थ्योरी और कार्ल मार्क्स थ्योरी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जस्ट गिवन बाय कैनन, डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी एंड लेबेंस्टीन थ्योरी। ये 5 थ्योरी आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद है फॉर्मूलाज, बर्थ रेट, सेक्स रेशो और फर्टिलिटी रेट ही कर लो, मोर्टेलिटी रेट, माइग्रेशन रेट। इन 3 के आपको फॉर्मूलाज करने हैं। थर्ड इज लाइफ टेबल एंड फोर्थ मैंने आपको मार्केट फेलियर और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बताया था ना, जो माइक्रो में हमने किया था, मार्केट फेलियर, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एंड एक्सटर्नैलिटी, वो सारा का सारा पार्ट देखो यहाँ पे आया। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको पब्लिक फाइनेंस में भी मिलेगा, एनवायरनमेंट में भी मिलेगा और माइक्रो में भी मिलेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक उसमें कवर करोगे तो अदर में ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी यूनिट आप पढ़ने बैठ रहे हो, जो इंडेक्स मैंने ये बनवाया है और बाकी जो डिटेल में आपके नोट्स में भी है, जब हम 1 यूनिट पर्टिकुलर करेंगे तो उसका डिटेल भी करेंगे इनिशियली पहले, तो वो आप अपने जो भी रजिस्टर स्पायरल जो भी आप ले रहे हो उसके फ्रंट पेज पे इंडेक्स ज़रूर लिख लेना, क्योंकि जो जो टॉपिक्स भी होते जाएंगे आप उसे टिक मार्क करते जाना, जो मैं अपने टाइम पे करती थी ये चीज़, क्योंकि मुझे हमेशा ये चीज़, आई वॉज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई टॉपिक्स कि मैं जो कर रही हूँ वो कंप्लीट होना चाहिए पूरा। और ऐसा नहीं है कि आज हमने ये किया और कल मैं कुछ और कर रही हूँ, नहीं, मेरा जो मानना है वो कॉन्टीन्यूटी में मानना है मेरा, तो कि भाई अगर मैंने जो टॉपिक उठाया जब तक वो ख़त्म नहीं होता मैं दूसरे को देखूंगी भी नहीं। तो मेरा तो ये लॉजिक है और मैं पढ़ती भी ऐसे ही थी। चलिए, तो अब आपके साथ भी यही है, जब आप एक इंडेक्स बनाओगे प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चलोगे ना तो हर चीज़ सही पाथ पर चलती है। जब एक टांग आप इधर घुसाओगे, एक अपना हाथ पैर यहाँ घुसाओगे, तो फिर वो तो फिर ख़राब होगे सही, गिरोगे सही आप तो फिर पानी में, है ना। तो ऐसा नहीं चलना है। उसके बाद थ्योरीज़ हैं ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको वैल्यूएशन मेथड है, हेडोनिक प्राइस थ्योरी, हेडोनिक मेथड, प्राइस मेथड, हाउस होल्ड वैल्यूएशन मेथड, तो एटसेट्रा बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो ये एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर हम पार्ट करेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ आप उन पे टिक करते जाना, जिससे क्लियर होता जाएगा कि हाँ ये पार्ट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट इज जीडीपी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। जीडीपी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, थ्योरीज, मॉडल्स एंड इंडेक्स, ठीक है। थ्योरी, मॉडल एंड इंडेक्स। थ्योरीज में हम टोटल 21 थ्योरीज करेंगे, मॉडल 15 है और इंडेक्स में हम पढ़ेंगे HDI, PQLI, ह्यूमन सेन इंडेक्स जिसमें पॉवर्टी की बात करेंगे सारी, हेड काउंट रेशो, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे गिनी कोएफिशिएंट, इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी मेजर्स, जिसमें हम बात करेंगे गिनी कोएफिशिएंट और आपका लॉरेंस कर्व और पाम रेशो और कुज़नेट्स कर्व, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे गॉलेट्स, 3 कोर वैल्यू एंड सेन डेवलपमेंट
कंसेप्ट। ठीक है, तो ये है जीडीपी के बारे में। अब ये बहुत सारी हैं तो इसलिए नेम नहीं लिख रही। चलिए, तो 9th यूनिट अब हमारे पास जो बची वो है पब्लिक फाइनेंस, जिसे हम पब्लिक इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो वही मार्केट फेलियर, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नैलिटीज़, सेम जो हम माइक्रो में कर रहे थे, सेम माइक्रो एनवायरनमेंट वाला। देखिए यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है टॉपिक। ठीक है, externalities and types of goods, public goods, private goods, merit goods and demerit goods, social wants या फिर social goods। तो ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे थ्योरीज, theories of public expenditure, Adolf Wagner hypothesis and Peacock-Weissman hypothesis, theories of taxation, इनके कैनन्स भी हम करेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड पब्लिक डेट, बजट एंड इट्स टाइप्स, कितने प्रकार का बजट होता है, और कैनन्स ऑफ बजटिंग। ठीक है जी, और इसके बाद हम यहाँ देखेंगे गवर्नमेंट बजट में ही हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इसका गवर्नमेंट बजट, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ये हम पार्ट करेंगे, और इसका जो पार्ट है इंडियन इको में कवर होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बट फिलहाल के लिए जो स्टैटिक पार्ट है वो हम ये करेंगे पब्लिक फाइनेंस में। तो टोटल 9 यूनिट्स हमने अभी देखी, इनका प्रॉपर डिटेल्ड सिलेबस देखा। इसके बाद अपने पास है इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो इंडियन इकोनॉमी है ना, ये सारी यूनिट्स का सम अप है। अगर आप पहले माइक्रो से उठा के देखो तो आप एक्सटर्नैलिटी माइक्रो में ये पब्लिक गुड प्राइवेट गुड वाला पार्ट आप यहाँ देखोगे। तो मैक्रो में अगर आप देखोगे तो आप एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो आपका ये इंटरनेशनल में भी है आपके नोट्स में, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब वहाँ लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ कराती हूँ इसे। IBRD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एट्सेट्रा, G20 जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, G20 का इस बार नेट में भी क्वेश्चन था। देखिए PGT और EMRS के लिए अलग बैच है शालिनी, जो कि आपका बैच कल से स्टार्ट हुआ है EMRS और PGT का। ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ नेट का बैच है। जो EMRS है उसकी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, एक हमने कल करी थी और एक हमने आज की थी। क्लियर? ये जो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल पूछ सकते हैं क्लास के रिगार्डिंग। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कमिटीज़ रिलेटेड टू बैंकिंग, जैसे कि बेसल नॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्ज़ाम में। पब्लिक एक्सपेंडिचर,
एग्रीकल्चर, related to taxation, education, etc. और हम यहाँ देखेंगे MSME। इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन था नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना का। नवरत्ना, मिनी रत्ना एंड महारत्ना इंडस्ट्री, ठीक है। और सर्विस सेक्टर, सेक्टर से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स कमेटीज़ आई हैं वो। और इसके बाद हमारे पास है बजट एंड सर्वे, सेंसस जो कि बहुत ज़्यादा इस बार आ रहा है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। सेंसस, अभी तो 2011 का सेंसस ही हमें पढ़ना है, बट कह रहे हैं नवंबर तक ये एक्सटेंड हो चुका है सेंसस। तो अब जैसे ही 2023-24 में जो सेंसस आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम जब एग्ज़ाम देंगे तो वो वाला सेंसस हम पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ हम सेंसस यही पढ़ेंगे। एंड 5 ईयर प्लान्स, देखो 5 ईयर प्लान्स अबॉलिश हो चुके हैं, बट आई डोंट नो वाई ये हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसका, 5 ईयर प्लान्स का, ठीक है। तो ये है आपका डिटेल सिलेबस। इसके अलावा जो और है वो हम, हमारे पास जो ऑफिशियल सिलेबस आया वहाँ से हम देख के ऐड ऑन कर लेंगे जब हम इसको करेंगे। तो ये जो पार्ट है ना मैंने आपको लिखवाया, ये वो पार्ट है जो स्टैटिक भी है, मतलब आपको लर्न करना है और आप इसको करंट से भी रिलेट करोगे। तो इसके ऊपर जो आपको नोट्स हैं वो अब हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये था आपके पास डिटेल्ड सिलेबस ऑफ योर एग्ज़ाम नेट इकोनॉमिक्स। तो आज से नेट का बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और कल से EMRS का बैच स्टार्ट हो चुका है। मींस 1 जुलाई से EMRS PGT इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है और आज 2 जुलाई है और आज से नेट का बैच स्टार्ट हो चुका है, विच विल बी इन बोथ मोड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़ना चाह रहे हैं और अभी तक हमारे साथ अभी ज्वाइन नहीं किया है आप लोगों ने, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा चांस है। टू दिसंबर 2023 के लिए हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं विच विल बी नेट ओरिएंटेड ओनली। मैं बार बार यही लाइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो अब नेट का और PGT का लेवल डिफरेंस हो चुका है। टॉपिक्स रिमेन सेम, बट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हीं टॉपिक्स पे ही तो हम मेन फोकस करेंगे ना। और उन्हीं टॉपिक्स के, जैसे आपको पता है मेरी हैबिट ये है, जब मैं आपको क्लास में कोई भी टॉपिक करा रही होती हूँ तो उसके क्वेश्चन साथ साथ बताती रहती हूँ कि इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, उस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, इस पे ऐसे ऑप्शंस आए थे। तो उससे क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन को देखने का नज़रिया है वैसा ही बन जाता है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली है कि जिस हिसाब से हम करेंगे उस हिसाब से ही हम अपना एग्ज़ाम में बैठेंगे और प्रिपेयर होके जाएंगे। कि और एक चीज़ और फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ, बुक के लिए प्लीज़ मत कोई बुक लेना क्योंकि आपको 5 वॉल्यूम्स यहाँ से मिलेंगी विच विल बी मोर देन इनफ। और क्या आपको चाहिए, आप उन 5 को भी अपने माइंड में बिठा लोगे ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मुझे आज इतना टाइम लग गया, इतने साल से मैं आप लोग कोचिंग दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, कॉलेज में भी यहाँ भी, स्टिल कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी माइंड में नहीं बैठते। मुझे तो कितने साल का 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, स्टिल अब चीज़ें, अब पूरा सिलेबस माइंड में बैठ गया है, हर चीज़ पता चल रही है धीरे धीरे। तो आप कैसे सोचते हो 6 महीने में आपको सारा रट जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा? और ऊपर से आप तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, बुक्स बता दो बस, हमें तो बुक्स लेनी है। भाई जो है उसे ही पढ़ लो, उसे ही अच्छे से करके चले जाओ, आपका नेट तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, रही बात JRF की, तो JRF के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं फिर बोल रही हूँ, हमारे पास यहाँ जितने भी ऑफलाइन के बच्चे आते हैं सर उन्हें हमेशा ये कहते हैं नेट तो हम आपका कराएंगे ही कराएंगे, बट जैसे हम आपको बोलेंगे वैसे आप करोगे तो ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ाई में दोनों तरीके का, दोनों साइड से सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना हो कि आप पढ़ने वाले हो और हम नहीं करा रहे, या हम कराने वाले हैं आप पढ़ने वाले नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो, आप घर पे 100 काम आते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप लेके चलोगे तो आप कोई भगवान थोड़ी है जो जादू की छड़ी घुमाएगा और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है ना। किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क प्लस लक दोनों ही साथ होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ लक से ही सब कुछ नहीं चलता। भाई जय माता दी कर दो, टिक कर दो भाई आंख बंद करके, बस भगवान जी आपके सहारे हैं, मैंने तो आंख बंद करके टिक कर दिया भगवान जी अब आप ठीक करोगे, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत भी करनी पड़ती है।
ठीक है जी, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों की एक साथ चलती है, जिससे तभी जाके एक फ्रूटफुल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये था आपकी आज के क्लास के बारे में, जिसमें हमने डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टाइम से जो आपकी क्लास होगी ऐप पर और आपकी यूरेका की जो ऐप है उस पर, तो उसमें हम प्रॉपर डिटेल में हमारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, चलिए तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।